Hello students, welcome back to my channel. So today we are starting with microorganisms, friend and foe. So students, microorganisms क्या होते हैं? Microorganisms, micro means very small, organisms means living thing. तो माइक्रो का मतलब तो हो गया बहुत छोटे और ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया लिविंग थिंग। तो इसी से इसकी नाम से इसकी डेफिनेशन बन जाती है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी देम। तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आईज से ना देख सकें बट उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है are called as the microorganisms. बात करेंगे where they are found और live, वो कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ रहते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं इस चीज को कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं या वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जहां वो हमें मिलेंगे इट मीन्स इट इज देयर लिविंग प्लेस। ओके, सो वो कहाँ पाए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स? इन एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है, इनसाइड लिविंग बींग्स। अगर हम बात करें कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वो है एयर में, वाटर में और सॉयल में और इवन इनसाइड द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में कैसे होते हैं? इनसाइड अवर बॉडीज। कहाँ पे पाए जाते हैं हमारी बॉडीज में? इन द इंटेस्टाइन वेयर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी बॉडी में भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो अभी तक आपने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? देयर आर 5 मेजर टाइप्स। ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। ओके, अब इनको एक सीरीज में याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, BF PAV, बिफपैव, ठीक है। आप इसको सीरीज में याद रखने के लिए ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं जिससे आपको इजीली इनको सीरीज में लिखने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। ओके, बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयर में, वाटर में और सॉइल में पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल। जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया वो गुड हों, कुछ बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया भी होते हैं क्योंकि उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि गुड में कैसे हो सकते हैं? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है कर्ड बनाने में। आपने देखा होगा जब दही जमाई जाती है तो मिल्क से जमाई जाती है, तो मिल्क से कर्ड में वो कन्वर्ट होती है। तो मिल्क से कर्ड में वो कैसे कन्वर्ट होती है? वो होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, जो कि हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनने में, ठीक है। फिर बात करेंगे फंजाई की। फंजाई में एक हमारा जो यीस्ट है वो होता है एग्जाम्पल इसके टाइप का, ठीक है। ईस्ट जो है फंजाई का ही एक पार्ट है, मींस फंजाई ग्रुप के अंडर आता है, वो भी एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसको ब्रेड वगैरह और अल्कोहल्स बनाने में यूज किया जाता है। ओके, और अब बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम बात कर सकते हैं अमीबा की। बट सारे प्रोटोजोन्स जो हैं जरूरी नहीं है, एज मैंने आपको बताया कि यूजफुल ही हो, कुछ के हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। ये एक डिसीज भी कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया। तो नेम द मेन डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप आंसर कर सकते हैं मलेरिया। ओके, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट एल्गी की। एल्गी क्या है? ये पाई जाती है वाटर में और ये प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन। एल्गी क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं काई जम गई, है ना। कई बार हम ग्रीनिश ग्रीनिश देखते हैं ना, वाटर में ही पाई जाती है क्योंकि पानी में ही काई लगती है। आपने देखा होगा कई बार ज्यादा बारिश की वजह से छतों पे ग्रीनरीज उग जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? ज्यादा वाटर का जहां कंटेंट है, वाटर है जहां, वहीं पाई जाती है, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन और एक फूड चेन का पार्ट है एल्गी। ओके, तो आपको ये चीजें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। विच बैक्टीरिया या विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी इज अ पार्ट ऑफ फूड चेन? तो आप आंसर करेंगे एल्गी। ओके, एंड विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन? आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। सो वायरस क्या है हमारा? वायरस है इट इज एन एक्टिव ओनली इन इनसाइड द होस्ट। वायरस जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ लिविंग है होस्ट में, ठीक है, जो सिर्फ एक्टिव रहता है होस्ट में, यानी कि, ठीक है। और इसे कंसीडर किया जाता है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि जब ये लिविंग में है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है एंड जब ये नॉन लिविंग में एंटर कर जाता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड्स, यानी कि उनके यूजेस। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हाउ दे आर यूजफुल एज अ फ्रेंड्स,
कि वर्क एज अ फ्रेंड, कि वो फ्रेंड की तरह कैसे हमारे लिए काम करते हैं या उनके यूजेस क्या है, तो दोनों में एक ही चीज एक्सप्लेन होगी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड बाय यीस्ट। ब्रेड किससे बनती है? यीस्ट से, जो कि पार्ट है हमारे फंजाई ग्रुप का। ठीक है, ईस्ट की हेल्प से हम ब्रेड्स बनाते हैं एंड अल्कोहल्स भी बनते हैं। ठीक है, सो जो बेकरीज हैं और अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे ईस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड कर्ड मैंने आपको बताया था बनता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। ठीक है, मिल्क से कन्वर्ट होता है कर्ड में बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। ओके, फिर बात करते हैं मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेडिसिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो कि बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हमारे आ जाते हैं? पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। सो दे आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। और ये जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं वो क्या वर्क करते हैं हमारी बॉडी में? अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, अगर हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे क्या काम आते हैं? दे किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडीज। ओके, और दे ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दैट बैक्टीरिया। किल तो करेंगे और उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है डिकम्पोजर्स। एज अ डिकम्पोजर कैसे वर्क करते हैं? दे ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। जो भी सॉयल या वाटर या कहीं पे भी प्रेजेंट है बैक्टीरिया या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको ईट अप कर लेते हैं। उससे क्या होता है? एनवायरमेंट क्लीनिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर बात करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया की, वो क्या काम आ रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। वो कैसे? ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो राइजोबियम है वो कैसे हेल्पफुल रह जाता है? क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्टली एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा जा सकता है, राइट द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए भी कुछ मेथड्स होने चाहिए, राइट? अगर आपको एग्जाम में आता है, राइट द मेथड्स फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, या हाउ कैन वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, हम फूड को स्पॉइल्ड होने से कैसे बचाएं या उनको प्रिजर्व कैसे करें। ठीक है, उसके दो मेथड्स होते हैं, मेनली फिजिकल एंड केमिकल। ओके, फिजिकल मेथड्स कौन से हैं हमारे? जो जिसमें हम क्या क्या कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती है? टेम्परेचर है, जैसे कि वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, हीटिंग है। सबसे पहले सॉल्ट एंड शुगर्स की बात करेंगे। सॉल्ट एंड शुगर्स का यूज कैसे होता है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम पिकल्स में सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं, जिससे वो वाटर कंटेंट जो है रिमूव हो जाता है और सॉल्ट स्पॉइल्ड होने से बच जाता है। ऐसे ही शुगर्स कहाँ पे ऐड किए जाते हैं? जैम्स एंड जेलीज में, उनको स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए, राइट? उसके बाद है रेफ्रिजरेटिंग से और फ्रीजिंग से। रेफ्रिजरेटिंग कैसे? जो कुक्ड फूड है आपका, वेजिटेबल्स है, कोई भी मील है या कुछ भी ऐसी ईटेबल आइटम है, वो हम रेफ्रिजरेटर में रख के उसको स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। बट कैसे? क्योंकि रेफ्रिजरेटर पे क्या है, जो हमारी ईटेबल आइटम्स है वो एक लोअर टेम्परेचर पे रहेंगी, और लोअर टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं पॉसिबल होती, वो एक लोअर टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, तो इससे उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है और फूड स्पॉइल्ड होने से बच जाता है। फिर आता है फ्रीजिंग। फ्रीज करके कैसे? जैसे कि हम मीट्स एंड फिशेस को फ्रीजर में रख के उनको स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। और आजकल आपने देखा है, जैसे फ्रोजन पीस या फ्रोजन इटेबल आइटम्स भी आती है, उनको हम फ्रीजर में रख के स्पॉइल्ड होने से बचाते हैं। जिससे क्या होता है? फ्रीजिंग एट इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे हम उनको फ्रीज रखते हैं, ताकि वो बिल्कुल भी स्पॉइल्ड ना हो, उनमें वाटर कंटेंट ना आए। सभी केसेस में मोस्टली क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है वो फूड से रिमूव किया जाता है। ठीक है, जिससे जो है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको वाटर ग्रोथ के लिए चाहिए, और जब वाटर नहीं मिलेगा, वाटर कंटेंट ही रिमूव हो जाएगा उस एरिया से जहां उनके ग्रो करने के चांसेस है, तो वो उनकी ग्रोथ होगी नहीं, तो वो फूड जो है स्पॉइल्ड नहीं होगा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हीटिंग की, जैसे कि बॉइलिंग एंड पेस्चराइजेशन। अब पेस्चराइजेशन मिल्क की जाती है, तो मिल्क को पेस्चराइज करने का मतलब है कि उसको एक ऐसे टेम्परेचर तक इतना ज्यादा हीटअप कर दिया जाता है कि वो खराब ना हो, और देन उसको क्विकली कूल किया जाता है। वाटर को भी हम बॉइल करते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि वाटर को बॉइल करके भी पी सकते हैं। सपोज जिनके घर में आरओज है, वो आरओ वाटर, फिल्टर वाटर पीते हैं, बट जिनके पास फिल्टर नहीं है वो वाटर को बॉइल करके भी पी सकते हैं। उससे क्या है, जो
इन्फेक्टेड उसके अंदर कंटेंट है वो सारा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीटिंग की वजह से, बॉइलिंग की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बाय ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स किसी चीज को सुखाना, है ना। हमें तो यही पता है कि ड्राई मतलब तो सूखा, है ना, बट उसको मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की जहां कमी होती है, यानी कि वाटर के कंटेंट को रिमूव करना। जैसे कि हमारे जो ग्रेन्स और पल्सेस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनमें से अगर हम वाटर कंटेंट फूड में से रिमूव कर देते हैं तो उनकी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, एज दे गेट मतलब स्पॉइल्ड होने से बच जाएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड आ जाते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव से हम उनको कैसे बचा रहे हैं, बाय द सोडियम बेंजोएट। और एक हमारा केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो कि यूज किए जाते हैं स्क्वैशेस वगैरह में, ठीक है, जेलीज वगैरह में इनको ऐड किया जाता है, क्योंकि इनको स्पॉइल करने से केमिकल प्रिजर्वेटिव है ये जो बचाते हैं उनको खराब होने से, ठीक है। फिर आता है ऑयल और विनेगर से। इसका बेस्ट एग्जांपल है पिकल्स। पिकल्स में अगर हम ऑयल या विनेगर ऐड कर देते हैं तो उससे क्या है, वो स्पॉइल्ड होने से बच जाते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3 से 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फो। फो मीन्स एनिमी। एनिमी का मतलब है दुश्मन, है ना, कि वो हमारे लिए दुश्मन का काम कैसे कर रहे हैं, यानी कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। जब आपसे पूछा जाए तो आपने इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को मेंशन करना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डिसीज कॉजिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। तो जो डिसीजेस बैक्टीरिया कॉज करता है उसे बैक्टीरियल डिसीजेस भी कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। और वायरसेस कौन से डिसीज क्रिएट करते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू है, ठीक है। और जो डिसीजेस वायरस कॉज करते हैं उनको वायरल डिसीज कहा जाता है। जैसे कि जो वायरस है, अब हम कहते हैं ना वायरस क्या है, फैलता है, राइट। तो वो कांटेक्ट में आने से एक पर्सन के दूसरे पर्सन से फैलता है ना। जैसे कि अब किसी को कोल्ड है, हम उनका किसी का भी जूठा खा लें या किसी का जूठा खाना खा लें, ठीक है, उससे क्या होता है, जो पर्सन इन्फेक्टेड है और वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देता है। इससे क्या है, वो वायरल में फैल रहे हैं डिसीजेस, ठीक है। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या, कौन से डिसीज कॉज करते हैं, मलेरिया। तो जो डिसीज प्रोटोजोआ कॉज कर रहे हैं उनको प्रोटोजोन डिसीज बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट विच एक्सप्लेन डिसीज कॉजिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि किस तरह से वो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीज कॉजिंग इन प्लांट्स। अब वो प्लांट्स में कैसे डिसीज कॉज करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सिट्रस कैंकर का। सिट्रस कैंकर कौन क्रिएट करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स में सिट्रस कैंकर हो जाता है, जो कि किस तरह के प्लांट्स को इफेक्ट करता है, लेमन, ऑरेंज है जैसे, ठीक है, उनको इफेक्ट करता है सिट्रस कैंकर, ओके। फिर बात करेंगे हम फूड स्पॉइलेज की। अब फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या है, फूड तो आपको पता है खाना, स्पॉइलेज मीन्स खराब होना, है ना। तो खाने को कैसे खराब करता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम उसमें देखेंगे ब्रेड का। जब ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ठीक है, तो वो फूड तो स्पॉइल्ड हो गया ना, ठीक है। अब मिल्क है वो सॉर्ड हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है, तो क्या स्पॉइल्ड हो गया ना, आप उससे चाय बना सकते हैं ना आप उसको पी सकते हैं। फिर आप सिर्फ उससे पनीर यानी कि चीज मेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम फूड पॉइजनिंग की। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। अगर अब उन्होंने फूड को स्पॉइल तो कर ही दी है, यानी कि वो फूड कॉन्टामिनेटेड हो गया, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर हम कंज्यूम कर लेंगे, अब हमें तो नहीं पता कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस से जो हमारा फूड है स्पॉइल्ड हो चुका है, अगर हम उसे इनटेक कर लेते हैं हम तो बीमार हो जाएंगे, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये फूड पॉइजनिंग के रिजल्ट है, मतलब फूड पॉइजनिंग किससे हुई, कॉन्टामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से, यानी कि खराब फूड को इनटेक करने से। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, डैमेज टू द स्टोर फूड। स्टोर्ड फूड यानी कि जैसे कि हम ग्रेन्स हैं, पल्सेस होती हैं, आपके राइस हैं, कोई दालें हैं, आप उनको कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं, राइट, घरों के अंदर। तब भी उनके अंदर कई बार कीड़े लग जाते हैं, फिर हम उन्हें कई बार धूप में भी रखते हैं ताकि जिससे जो है वो निकल सके। तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो थोड़ा सा भी पानी लगने से, जैसे हमारे राइस हैं, अगर आप उनमें थोड़ा सा भी वाटर की ड्रॉप भी गिर जाएगी तो वो सारे राइस खराब हो जाते हैं। तो ये चीज क्या है, वो डैमेज फूड को भी कौन स्टोर्ड फूड को भी डैमेज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर का कंटेंट किसी भी चीज में आएगा, ग्रेन्स में, पल्सेस में, तो वो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। फिर स्प्रेड डिसीजेस थ्रू द एयर एंड वाटर। हमने ये तो पढ़ा कि वो डिसीज स्प्रेड करते हैं, बट एयर और वाटर के थ्रू कैसे कर रहे हैं। मलेरिया कॉज होता है, ठीक है, मस्कीटोज की वजह से,
ठीक है, एयर में। कॉलेरा किससे कॉज हो रहा है? कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से। हम कहते हैं ना कि भाई आपको कॉन्टामिनेटेड वाटर, वैसे तो कॉन्टामिनेटेड वाटर का फूड भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो अगर हम कॉन्टामिनेटेड गंदा पानी पी लेंगे, कहीं का इम्प्योर पानी पियेंगे, फिल्टर्ड वाटर नहीं होगा, तो क्या होगा उसमें, उससे हमें कॉलेरा होगा, जो कि कॉज कर रहा है हमारा, मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया। ओके, सो ये है हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोनिज्म, जो कम से कम आपको 4 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इकट्ठे ये कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 5 मार्क्स के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जो यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। जैसे कि आपको पता है, नाइट्रोजन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो एयर में फ्रीली अमाउंट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए प्लांट्स के लिए इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो हम उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम उसे यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया, एमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिर उसके 3 टाइप्स होते हैं। हमारा पहला है बायोलॉजिकल, देन है फिजिकल एंड देन इंडस्ट्रियल। ठीक है, बायोलॉजिकल आप उसके नेम से ही समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल का क्या मीनिंग हुआ? बायो मीन्स लिविंग, यानी कि लिविंग के थ्रू होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसे? जैसे कि ग्राम हो गया, पी है, बीन्स है, जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है? लाइटनिंग के टाइम पे। लाइटनिंग के टाइम पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, और नाइट्रेट्स बनाते हैं। ओके, नाइट्रेट्स बनाने के बाद वो रेन के टाइम पे सॉयल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स होने के बाद वो सॉयल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, एज अ नाइट्रोजन की फॉर्म में उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम कंपाउंड है, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं और ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इनको जब सॉइल में मिलाया जाता है, फर्टिलाइजर्स को, चाहे वो यूरिया है चाहे अमोनियम कंपाउंड है, तो वो एज अ नाइट्रोजन काम करते हैं सॉइल के लिए। वो नाइट्रोजन नहीं है बट एज अ नाइट्रोजन वर्क करते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजर ऐड करने से सॉइल में उसे एज अ फूड की फॉर्म में वो काम करता है उसके लिए, कि वो उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलाइजर सॉइल को। ठीक है, तो वो जो फूड प्रोवाइडिंग का वर्क उसके लिए कर रहा है, एज अ वो नाइट्रोजन की तरह ही वर्क कर रहा है उसके लिए। ठीक है, देन हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या है। इट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स मेकिंग नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर दी प्लांट्स। बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन को अवेलेबल करना प्लांट्स के लिए, यही है नाइट्रोजन की फिक्सेशन। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या जो नाइट्रोजन है सिर्फ प्लांट्स तक ही पहुंचता है या फिर वो पूरा टाइम घूमता रहता है। इसका आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कंटिन्यूसली मूवमेंट होगा बिटवीन द सॉयल, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सबके बीच में सॉयल जो है एक साइकिल बना देता है। ठीक है, और उसका कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलता है, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो सबसे पहले क्या इसका स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट? वो वहां से बैक्टीरिया उसे लेके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में बता दिए थे ये चीज, कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, वो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर जो कि अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन दैट जो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द निट्रिफिकेशन एंड इट इज द सेकेंड स्टेप। ओके, देन थर्ड नंबर पे बारी आती है हमारे, जो बैक्टीरिया कन्वर्ट किया अमोनिया को नाइट्रेट्स में, वो बैक्टीरिया के जो नाइट्रेट्स आए उसे एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट्स ने उन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया। ओके, एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब किए, प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया, देन उन प्लांट्स को
एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है। अब प्लांट्स ने उन एनिमल्स को खा लिया, उसके बाद उन्हें क्या गेन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद वो डेड मैटर, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है डेड हो जाते हैं, देन वो जो डेड मैटर है वो सारा वेस्ट, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द, जब वो उसे नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद एमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब एमोनिया कैसे बना, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में, वो उसे कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि अमोनिया, तो अमोनिया इस स्टेप में बनता है, तो इसे अमोनिया एमोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ बैक्टीरिया रह गए सॉइल के अंदर, वो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ नाइट्रेट्स बचे अब, ठीक है, नाइट्रेट्स बचे, उनको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन गैस में, और वो जो गैस है वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाएगी। जब उन्होंने नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया और नाइट्रोजन सारी गैस जो है आपकी एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाएगी, तो दैट दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डेंट्रिफिकेशन, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा ये वाला है प्लांट्स एनिमल्स का, ठीक है। और फोर्थ स्टेप हमारा एमोनिफिकेशन है, फिफ्थ स्टेप हमारा डेंट्रिफिकेशन का है। सो नाइट्रोजन साइकिल से हमें क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन का पूरे नेचर में साइकिल चल रहा है, तो वो क्या इंश्योर कर रहा है, इट इंश्योर्स दैट नाइट्रोजन नेवर लॉस्ट, कभी वेस्ट नहीं हुआ, लॉस्ट नहीं हो रहा है, खराब नहीं होगा, ठीक है। इट कीप रिसाइकल इन द नेचर, नेचर में इसकी रिसाइकलिंग होती रहेगी, ठीक है। So this is the most important topic from the examination point of view. At least 5 marks में ये क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। आपको स्टेप्स तो एक्सप्लेन करने ही क्लियरली साइकिल के, और साथ में आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी शो करके दिखाना पड़ता है, और ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल विद दिस, थैंक यू।